बिहार में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता हो सकता है साफ। हाई कोर्ट में ब्लाइंड केस की सुनवाई जारी, हो सकता है बड़ा फैसला। देश के साथ बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगाम। बीते 24 घंटे में देश में मिले 1.34 लाख नए संक्रमित, तो बिहार में 1158 मरीज। सरकार ने शुरू की पहल 100 टीका एक्सप्रेस को किया रवाना। आज से 18 साल के ऊपर को भी लगेगा टीका। और रांची में मजदूरों को लेकर जा रही जीप दुर्घटनाग्रस्त, 21 मजदूर हुए घायल, 2 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बात देश में कोरोना संक्रमण की। देश में लगातार संक्रमण दर में गिरावट देखी जा रही है और पिछले 24 घंटे में 1,34,154 नए मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए। इसके साथ साथ एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,13,413 हो गई है, जबकि 24 घंटे में कुल कोरोना से सुरक्षित होकर अपने घर वापस जाने वाले मजदूरों की संख्या 2 लाख से भी अधिक है, यानी कि 2,11,499 कोरोना संक्रमितों ने कोरोना पर जंग जीत ली है। और पिछले 24 घंटे में 2,887 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग ने दी है। और आपको बता दूं कि अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी अब धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार के साथ कम होता दिख रहा है। और पिछले 24 घंटे में 2,887 लोगों ने जान गंवाई है। अपनी एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार अब कम होती जा रही है। इसके साथ साथ संक्रमण की रफ्तार भी कम हो रही है। और अब जिस तरीके से इस कोरोना संक्रमण से जो जंग जीत करके अब घर वापस होने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 2,887 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, जबकि संक्रमण दर में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार गिरती जा रही है। और अब जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17,13,413 पर जाकर के थमी है। इसके साथ साथ 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,11,499 है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे में 2,887 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो देश में लगातार संक्रमण दर में काफी गिरावट देखी जा रही है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से स्थितियां देखी जाए तो लगातार संक्रमण दर भी गिरता जा रहा है। 1,34,154 जो है वो नए मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। तो संक्रमण की रफ्तार गिर रही है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है बेहतर व्यवस्थाओं को कह सकते हैं, सरकार की सुविधाओं को कह सकते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी देश में टीकाकरण की जो प्रक्रिया है जिससे बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय कहा जा सकता है, जहां एक तरफ सुरक्षा और दूसरी बात कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना। ऐसे में हालांकि अब कई ऐसे प्रदेश हैं जहां टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी गति से चल रही है। इसके बावजूद भी संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और पिछले 24 घंटे में 1,34,154 नए मरीज जो है वो देश में संक्रमित पाए गए हैं। और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 17,13,000 के पास पहुंच गई है। और ऐसे में अब संक्रमण की अगर रफ्तार देखी जाए तो वो कमती दिख रही है। 2,11,499 लोगों ने कोरोना पर जंग जीता है पिछले 24 घंटे में। और पिछले 24 घंटे में 2,887 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आपको बता दूं देश में लगातार संक्रमण दर में गिरावट देखी जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता भी इसका असर है। और अब संक्रमण की रफ्तार का असर है कि लगातार गिरावट देखी जा रही है। वही देश के साथ जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, बाकी अगर अन्य राज्यों की अगर एक नजर में कर लेते हैं तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,169 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जबकि अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में 16,387 लोग। इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसके साथ देश में लगातार संक्रमण की जो दर है वो गिरती जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। सर, संक्रमण की दर लगातार गिरती जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये एक अच्छी खबर है कि अगर संक्रमण की दर लगातार गिर रही है तो देश के लिए राहत भरी खबर है। बिल्कुल, और राहत की सांस ली जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही इस बात को लेकर भी अलर्ट रहने की जरूरत है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उसको लेकर भी हमें सचेत रहने की जरूरत है और हमें तैयारी करने की जरूरत है। अगर इस बीच हमें थोड़ी राहत मिली है तो हम थर्ड फेज के लिए एक तैयारी करें
और ये बेहद जरूरी है स्वास्थ्य व्यवस्था को, और जब तक हम बेहतर नहीं कर पाएंगे तो तीसरी लहर अगर आने वाली है और आती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। एक दूसरा एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि जिस तरह से इस पूरे प्रदेश, चाहे देश के किसी भी प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, तो उसमें जो संक्रमण की दर में जो कमी आई है उसका मूल वजह यह है वो लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से यहां पर जो संक्रमण दर कमा है, संक्रमण की जो चेन है वो टूटी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे जैसे तमाम स्टेट जो हैं, चाहे बिहार हो चाहे अन्य स्टेट हो, अगर लॉकडाउन तोड़ रहा है, हटा रहा है फेज बाई फेज, या उसकी समय सीमा बढ़ा रहा है, तो फिर उसके बाद जो बड़ी संख्या से घर से जो बाहर लोग निकल रहे हैं, बाजार हाट और लोग जा रहे हैं, वहां पर जो भीड़ सड़कों पर देखने को मिल रही है, क्या ये भीड़ फिर दोबारा नए संक्रमण की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है? या फिर अगर नए संक्रमण का रूप लेता है, एक बार फिर कोरोना संक्रमण के चेन को अगर जोड़ने में कामयाब हो जाता है ये भीड़, तो आप तय मानिए कि तीसरी लहर में हम बहुत जल्द, जो अक्टूबर नवंबर की बात की जा रही है कि थर्ड फेज आ सकता है, तो हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो ये है कि संक्रमण की दर को और हम ज्यादा कम करें, ये हम आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम आप स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अगर पूरी तरह से खुशफहमी में हो जाए कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है और उसकी वजह से ये संक्रमण दर कम हुआ है, तो सच्चाई ये नहीं है। आप एक चीज और भी देखिए कि टीके लगाने की जो प्रक्रिया है और जो उसकी रफ्तार है वो भी काफी कम है। दूसरी एक चीज और है, जो टेस्टिंग की जो रफ्तार है वो भी कम है। तो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा। लॉकडाउन के से हम जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं तो वैसे वैसे आम व्यक्ति को भी जागरूक होना होगा और उन्हें समझना होगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हम दूर रहें, कम जाएं। और वाले इलाके से अगर दूर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार बढ़ सकती है और लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहली बार जब देश में संक्रमण के लिए जो लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लोग लापरवाह दिख गए। ऐसे में सर एक तरफ अगर देखा जाए तो संक्रमण के साथ साथ अब देश में मृत्यु दर भी धीरे धीरे कमती दिख रही है और कहीं ना कहीं इसके सामने जो बचने वाले यानी कि कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नहीं, ये भी अच्छी बात है जब संक्रमण दर कम हो रहा है और थोड़ी सी राहत और भी ज्यादा, ये मृत्यु दर भी हमारा कम होता जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इन सबके बीच में हमें देखिए, पहले फेज में जब कोरोना आया और उसके बाद एक साल के बाद, ये जो एक साल के बाद तकरीबन इस साल जो सेकेंड फेज जब आया, तो हम जो पहले फेज से लेकर इस सेकेंड फेज आने के बीच में हम भी लापरवाह हो गए। हम या तो चुनावी रैली में व्यस्त हो गए, चुनाव में व्यस्त हो गए, या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त हो गए, या फिर उधर आप कह सकते हैं कुंभ मेला में व्यस्त हो गए। तो ये जो गलतियां हम लोगों ने की, और लॉकडाउन लगाने के पीछे मूल मकसद सरकार का यही होता है कि अगर हमारी किसी व्यवस्था में कमी है, स्वास्थ्य महकमे में अगर कमी है तो हम उसे दुरुस्त कर लें। लेकिन हम लोगों ने दुरुस्त नहीं किया, जिसका नतीजा सेकेंड फेज में हम लोगों ने देखा और भुगता भी, लाखों की मौतें हुई हैं। लेकिन अब जो थर्ड फेज अगर आने की आशंका जाहिर की जा रही है, तो अब भी सरकार को चाहिए कि इस बीच में हम अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लें, संक्रमण दर को जो है और ज्यादा कम करें। साथ ही साथ एक चीज और भी है, आगे आने वाले दिनों में अगर देखा जाए, हम तभी कोरोना से लड़ सकते हैं जब हम प्रॉपर अपनी ज्यादा से ज्यादा जो आबादी है, तकरीबन 80% से ज्यादा आबादी को अगर हम टीका लगा लेते हैं, तब हम अपने आप को अनलॉक कर सकते हैं, या बिल्कुल तब हम अपने आप को अनलॉक कर सकते हैं। सर आपको बना के रखेंगे, जरा सा एक बार बिहार पर भी नजर डाल लेना जरूरी है। दरअसल जिस तरीके से देश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, ऐसे में बात अब बिहार की कर लेते हैं। राज्य के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में कोरोना संक्रमण की तेजी से स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है। राज्य में अब 38 जिले में 37 जिलों में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। सूबे में पिछले 24 घंटे में 1158 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें से सबसे अधिक राजधानी पटना के 126 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, सहरसा, सारण, मुंगेर और दरभंगा में भी नए संक्रमित मरीजों में काफी कमी देखने को मिली है। वही बीते 24 घंटे में राज्य में मरने वालों की संख्या 48 हो गई है। तो ये हाल है बिहार में पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को, जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक कोरोना संक्रमण की रफ्तार जहां एक तरफ देश में कम हो रही है, तो साथ ही साथ बिहार में भी कम होती दिख रही है। और ऐसे में एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने संपादक राजेश मिश्रा सर से, उनसे जानेंगे सर बिहार में भी स्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। बिल्कुल, बिहार में भी स्थिति बेहतर है। और देखिए, लेकिन एक चिंता की बात यह है, निर्भय आप भी कल घर से बाहर निकले होंगे और आज भी आप घर से जब बाहर निकले और ऑफिस आए, तो आप जो सड़क का नजारा आपने जो देखा होगा और बाजार का जो नजारा देखा होगा, उस नजारे को देखने के बाद हम सब के अंदर एक डर समा जाता है कि क्या अगर हम इसी तरह से बेधड़क बेझिझक
हम अगर घर से निकल रहे हैं अनावश्यक बिना काम के, अगर घर से निकल रहे हैं और भीड़ का हिस्सा हो रहे हैं, तो क्या हम आगे आने वाले दिनों में हम कोरोना को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं? ये एक चिंता की बात है। बाकी जो अनलॉक हो रहा है ये भी अच्छी बात है। आप बहुत दिनों तक लॉक नहीं रख सकते किसी भी अर्थव्यवस्था और किसी भी समाज को। वैसे स्थिति में अगर हमें ये अगर लग रहा है या हम लोगों को अगर चाहिए कि हम वाकई में कोरोना से अगर जंग जीतनी है, तो हम जब जरूरत हो, अति आवश्यक काम हो, तभी हम घर से बाहर निकलें। यानी मेरे कहने का मतलब है जो कोरोना गाइडलाइन है, जो लॉकडाउन का जो निर्देश है, उसका अक्षर से अगर हम पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अर्थव्यवस्था को भी चला पाएंगे और साथ ही साथ हम अपने जनजीवन अपनी जनजीवन को भी बेहतर कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को भी लगातार चलाते रहेंगे। लेकिन सर, सरकार की एक पहल है और उस पर भी जानना जरूरी है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए नई पहल के तहत 100 टीका एक्सप्रेसों को रवाना किया गया है। सरकार इससे पहले जांच की प्रक्रिया के लिए भी एक्सप्रेस चलाई और टीका चल ही रहे थे, और अब राजधानी पटना में 100 एक्सप्रेस जो टीका एक्सप्रेस है उसको रवाना किया गया है। 44 साल से ऊपर के लोगों को यह टीका एक्सप्रेस जो है वो वैक्सीनेट करेगी। यह वाहन बिहार सरकार और WHO के द्वारा संचालित की जा रही है। इस वाहनों में टीका के साथ ही डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद रहेंगे, जो लोगों को टीका लगाने के साथ साथ जागरूक भी करेंगे। सर, इसको लेकर के देखा जाए, एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने संपादक सर से, उनसे जानेंगे। सर, इसको देख करके क्या कहा जा सकता है? सरकार की तैयारियां बेहतर हैं, हालांकि भले ही पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया था कि प्रदेश में टीका की कमी हो गई थी और 18 साल से कम उम्र के लोगों को टीका नहीं लग रहा था, और ऐसे में अब वाहन जो रवाना किए गए हैं, जो एक्सप्रेस रवाना किए गए हैं, ये कितनी सफलता दिलाएगी सरकार को? हालांकि अब ये भी खबर आ रही है कि प्रदेश में टीका जो है वो आ गया है और आज से 18 से ऊपर के जो लोग होंगे उनको टीका लगेगा। नहीं, देखिए, ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। आपने ही वो खबर किया था, कुछ दिन पहले भी जो जांच वाहन जो रवाना किया गया था ग्रामीण स्तर पर, गांव में भेजा गया था, और आज फिर एक बार नीतीश सरकार की एक अच्छी पहल है और ये सराहनीय पहल है कि जो जहां है वहीं पर जाकर उसे जांचा जाए और उसे टीका उपलब्ध कराया जाए और टीका लगाया जाए। ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मुझे लगता है जिस तरह से हम लोगों ने पोलियो पर विजय प्राप्त की थी और उसमें उस वक्त भी इसी तरह का अभियान चलाया गया था, तो आज अगर सरकार इस तरह का अभियान चला रही है और इसकी शुरुआत कर रही है तो एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है और ये होना चाहिए। जरूरत अभी इसी बात की है कि ग्रामीण स्तर पर या लोगों तक हम पहुंचे, सरकार वहां पहुंचे, स्वास्थ्यकर्मी वहां पहुंचे और टीका वहां पहुंचे और टीका लगाया जाए, ताकि लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत ना हो। और जब घर से बाहर लोग नहीं निकलेंगे तो संक्रमण जो रोकने का जो सरकार की जो कोशिश है उसमें सरकार कामयाब होगी और हम सब कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक सरकार की काफी अच्छी पहल है, इसे सराहना की जानी चाहिए। और वाकई में हम लोग इस कदम की डीटीवी भारत पूरी तरह से सराहना करता है। साथ ही साथ एक चीज और जो आपने कहा, टीका को लेकर फिलहाल टीका आ गया है, लेकिन इस टीके की रफ्तार को केंद्र सरकार कितना ज्यादा बहाल कर पाती है या राज्य सरकार के पास उपलब्ध करा पाती है, ये एक अहम पहलू है। आप देख रहे होंगे कि जब भी टीका लग रहा है तो एक हफ्ते के बाद फिर एक हफ्ते का गैप आ जा रहा है। तो ये इस गैप को कम करने की जरूरत है, क्योंकि हम जितना जल्दी, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा को इस साल के अंदर तक हम टीका लगा देंगे, लेकिन टीके का उत्पादन कितना होगा और टीके का वितरण कैसे हो पा रहा है और टीका कैसे घर तक या गांव तक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ये जरूरत है कि आखिर में टीका का जो उत्पादन हो रहा है वो किस स्तर से हो रहा है और सरकार इस पर किस तरीके से वितरण करती है, ताकि कोरोना वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो रुके नहीं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनको बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, हालांकि देश और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम तो हो रही है, लेकिन इन सबके बावजूद भी अब भी लोगों को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन तो अपने स्तर पर है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक होने की, लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि प्रदेश में जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन हालांकि चौथे चरण में है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जैसे जैसे ढील मिल रही है, लोगों की लापरवाही भी दिख रही है। इसलिए उस लापरवाही से बचने की जरूरत है और बचने के साथ साथ साफ तौर पर लोगों को जागरूक भी होना होगा। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे जुड़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है और जानेंगे पटना हाई कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के अब बातें सामने आ रही है कि आज रास्ता साफ हो सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति मामले में रास्ता साफ हो सकता है। इसमें पटना हाई कोर्ट में ब्लाइंड केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है और 4% आरक्षण पर बात चल रही है। तो शिक्षक नियुक्ति के मामले में आज बड़ी सुनवाई हो रही है और सुनवाई के बाद ये उम्मीद किया जा रहा है कि आज शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। प्रदेश में लगभग
1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से 94,000 जो शिक्षक हैं वो माध्यमिक हैं, और ऐसे में उनके नियुक्ति को लेकर के रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि अब कोर्ट में 4% आरक्षण पर, जो कि ब्लाइंड लोग हैं उन लोगों के लिए आरक्षण पर चर्चा हो रही है। और पेच जो फंसा हुआ है कोर्ट में वो सिर्फ इन शिक्षकों की नियुक्ति में, अब ब्लाइंड के इस मामले में ही पेच फंसा हुआ है, और उस पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई चल रही है। इस दौरान क्या कुछ बातें सामने आती है, कोर्ट किस स्तर से फैसला देता है। हालांकि पिछले दिनों देखा गया था कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कहा था कि कोर्ट में ही सरकार अब अपील कर रही है कि जल्द से जल्द कोर्ट फैसला दे दे, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और अगर कोर्ट फैसला दे देता है तो जल्द से जल्द शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी वो साफ हो जाएगी। हालांकि इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं जो नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन शिक्षकों ने डोमिसाइल की भी बातें की है कि डोमिसाइल के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया चले, और ऐसे में अब शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। और इस खबर पर हमारे साथ पप्पू कुमार जुड़े हुए हैं, जो कि नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक भी हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ चल रहा है इस मामले में, और कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है, उम्मीदें बड़ी बरकरार हो गई है लोगों की अब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी पटना हाई कोर्ट में 10 केस से सुनवाई शुरू हो गई है सर। बिल्कुल। और माननीय पटना हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से तेजी से बात कर रहे हैं और लगातार लीव की मांग कर रहे हैं, लगातार सुनवाई हो रही है, जिसमें कह रहे हैं यदि मामला सुलझता नहीं है, यदि मामला बाधित रहता है तो 4% जो उन लोगों का आरक्षण है वो उस पर आप सुनवाई करते रहिए, और 94,000 जो सीट को जो आपने रोक के रखा है, बाधित करके रखा है, उसको लीव दे दीजिए कि ताकि 4% आरक्षण को छोड़ के बहाली हम कर सके। बिल्कुल। लेकिन पप्पू जी, क्या लगता है कोर्ट आखिर में सुनवाई कर रही है, सरकार का कहना है साफ तौर पर, जिस तरीके से पिछले दिनों आप भी कहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम तो चाहते ही हैं कि नियुक्ति हो जाए, लेकिन कोर्ट रास्ता साफ नहीं कर रही है। आज क्या लगता है, सरकार की मंशा बेहतर है या कोर्ट अब तक इस मामले को फंसाने की कोशिश कर रही है? हालांकि ये मामला सब तो बहुत पहले रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सरकार की मंशा उस समय ठीक नहीं थी। लेकिन अब जब हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जब आवाज उठाया है, और आप लोग के मीडिया के माध्यम से आवाज उठाया गया है, बिल्कुल, तब सरकार जागी है और एडी साहब को लगातार इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। और ये तीसरा सुनवाई आज चल रहा है। आज 2 सुनवाई पहले हो चुकी है, तीसरा सुनवाई आज है। कुछ डाटा बिहार सरकार के पास नहीं दे पाई थी कोर्ट को, बिल्कुल, जिसके वजह से कोर्ट समय दिया है कि भाई अब पूरा डाटा आप बताइए कैसे इन लोगों को आरक्षण देना है, कैसे ये बिहार सरकार कोटिवार आरक्षण दे रही थी। बिल्कुल। तो ब्लाइंड फाउंडेशन की तरफ से उन लोगों का मांग था कि भाई कोटिवार आरक्षण नहीं चाहिए, हमको 1 साल का आरक्षण चाहिए 4% का। बिल्कुल। क्या अभ्यर्थी कहीं भी बिना कोटी का झमेला का कहीं भी कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सके, इस तरह का मामला था। उसी पे आज सुनवाई चल रही है। यदि सरकार आज कोटिवार जो आरक्षण दिया गया है वो सुधारने के लिए तैयार हो जाती है, और ये कोर्ट में चाहती है कि नहीं, जो ब्लाइंड फाउंडेशन का जो मांग है उस मांग को हम पूरा करते हैं, और बिना पप्पू जी वर्चुअल सुनवाई हो रही है। पप्पू जी, वर्चुअल सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में, और ऐसे में आप भी जुड़े हुए हैं सुनवाई के दौरान, आप चर्चा भी सुन रहे हैं। क्या लगता है आज कोर्ट की जिस तरीके से मूड है, क्योंकि इस मूड को देख करके आपको क्या लगता है, फैसला शिक्षकों के हक में होगा या फिर? अभी तक तो जो स्थिति बन रही है वो जैसा पूरा फुल आज मामला को सुनने के मूड में है। बिल्कुल। और मैं अभी सामने था डिस्प्ले सुनवाई हो रही थी, मैं वहाँ से हट के मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो स्थिति बन रही है, दोनों तरफ से जो दलील चल रही है, लगातार आरक्षण को लेके लगातार उसी की बात चल रही है। बिल्कुल। और कोर्ट को बिहार सरकार समझाने का प्रयास कर रही है कि कैसे आरक्षण हम दे रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि आवेदन ले लिया गया है, सारा कुछ मेरिट बना दिया गया है, तो इनको कैसे सहूलियत देते हुए इनको आरक्षण कैसे दिया जाए, इस पर अभी बहस चल रही है। बिल्कुल, इस पर बहस चल रही है, और सरकार बिल्कुल इस पर बहस चल रही है, और सरकार अपने स्तर से दलील दे रही है कि किस तरीके से आरक्षण देंगे। लेकिन आपसे पप्पू जी आखिरी सवाल चाहेंगे कि क्या लगता है अगर कोर्ट और पूरी रास्ता साफ हो जाता है तो जो 1.25 लाख शिक्षक हैं इनके लिए कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि बेरोजगारी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
यदि सर आज माननीय पटना हाई कोर्ट यदि फैसला सुना देती है और दोनों पक्ष जो सुनवाई चल रही है बिहार सरकार और प्लान फेडरेशन की तरफ से, बिल्कुल यदि सुनवाई कंप्लीट हो जाती है और दोनों संतुष्ट हो जाते हैं इस मामले में, तो आज का आज लीव मिल जाएगा और केस डिस्पोजल हो जाएगा और बहाली शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो शिक्षा मंत्री बताए हैं कि हम 15 दिन के अंदर बहाली कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल 15 दिन के अंदर सारा जो प्रक्रिया कर देंगे, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होगा सर। बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत खुशी का दिन होगा और डीटीवी भी चाहता है कि लगातार आपकी झोली में खुशियां जाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार आप स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से अपडेट होगा हम आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से ये हालत है, बिल्कुल, और ऐसे में पटना हाईकोर्ट के ब्लाइंड केस की सुनवाई हो रही है और सुनवाई के दौरान जो कुछ बातें सामने आती है डीटीवी भारत सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव गूंज चुका है और गांव में अब दहशत का माहौल हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स को गोली मारी गई है। डुमरा थाना क्षेत्र की यह घटना है जहां एसपी ऑफिस से मात्र कुछ ही दूरी पर इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया और घायल का निजी अस्पताल में अब इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली और अब उसका इलाज चल रहा है। डुमरा थाना क्षेत्र की घटना है और इस घटना को लेकर के बता दूं आपको कि महज कुछ ही दूरी पर एसपी ऑफिस की महज कुछ ही दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेखौफ अपराधियों का जो तांडव है वो बिहार में लगातार जारी है और घायल जो पीड़ित है, माफ कीजिएगा, उसको अब अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सीतामढ़ी की खबर है जहां पर गोलियों की आवाज से पूरा सीतामढ़ी गूंज चुका है। और ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जो पीड़ित है उसकी सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर अब उसका इलाज चल रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं डीटीवी भारत पर सबसे पहले किस तरीके से बेखौफ अपराधियों का तांडव सीतामढ़ी में जारी है। और उसकी ये तस्वीर है जहां पर घटना के कुछ देर के बाद अस्पताल में युवक को इलाज के लिए वहां भर्ती कराया गया है। और सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है और इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी और उसके बाद अब दहशत का माहौल सीतामढ़ी में देखने को मिल रहा है। अब इधर बात करते हैं कोरोना संक्रमण के बीच में जब लॉकडाउन को छूट मिली है, यानी कि बिहार में कोरोना के मामले में कमी के साथ साथ पॉजिटिव रेट भी जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। कारण दुकानों को खोलने की अनुमति मिली, ऐसे में लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। चौथी चरण के लॉकडाउन की शुरुआत बाजार में जो है वो चल रही है, पहल लगातार जारी है और ऐसे में सब्जी, किसान और मेडिकल फल फूल की दुकानों के अलावा अन्य सभी प्रतिष्ठान जो होंगे दिनवार उनको खोलने के लिए अनुमति मिल गई है और बाजार की स्थिति देखते ही बन रहा है। यहां कोरोना गाइडलाइन का लोग ना ही पालन कर रहे हैं और ना ही लोग संक्रमण से सतर्क दिख रहे हैं। इधर रोहतास में लॉकडाउन 4 को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है। ऐसे में जिले में चोरी छुपे शटर गिराकर सामान बेच रहे वी मार्ट को एसपी ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। एसपी ने बताया कि लॉकडाउन 4 में मॉल के संचालक के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था, वहीं उन्होंने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। तो आपको बता दूं कि रोहतास में जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है, ऐसे में साफ तौर पर वी मार्ट में जो अंदर खाने से जो काम चल रहा था, जो बिक्री का काम चल रहा था, सेटर गिरा करके वहां पर खरीद बिक्री का काम चल रहा था, ऐसे में एसपी ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया, यानी कि वी मार्ट को सील कर दिया है और साथ ही साथ मॉल में जाने वाले सभी लोगों से लगातार जागरूकता की अपील कर रही है। 8 तारीख तक पूरे बिहार राज्य में जो लॉकडाउन के क्रम में कुछ रिस्ट्रिक्शन को कम किया गया है, मतलब कुछ अन्य सुविधाएं दी गई हैं और लेकिन में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उसको सख्ती से लागू कराने के लिए रोहतास जिले में आज सासाराम जो शहर है उसमें फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही साथ वैसे दुकान जिसको आज नहीं खुलना है उनको चेक भी किया गया है। उसमें से पाया गया है कि वी मार्ट जो कि सासाराम में है वो शटर डाउन करके, लेकिन वो अपनी दुकान खोले हुए था और दुकान में कार्य कर रहा था, तो उसको आवश्यक उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है जहां महिला सिपाही ने ही
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। सहरसा जिले में बीएमपी में तैनात थी महिला सिपाही और ससुराल में पिछले 6 महीने से रह रही थी। कुछ दिन पहले कोरोना से पति की मौत हो गई थी और अब उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। दरअसल ये जो पूरी घटना है ये दलसिंहसराय थाना क्षेत्र की है, जहां पर कुछ दिन पहले ही कोरोना से उनके पति यानी कि जो जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, जिन सिपाही ने, उनके पति की कुछ दिन पहले कोरोना से मौत हो गई थी और अब उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर में, जहां महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ मामला था। सहरसा जिले में बीएमपी में तैनात थी महिला पुलिसकर्मी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरा मामला है? महिला पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर हत्या कर ली। जी कौशल बता दो, ये समस्तीपुर दरअसल थाना इलाके के नरगामा गांव की है, जहां सहरसा जिले में बीएमपी में तैनात रीता कुमार ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि इनके पूर्व जो परिवार है और उनके ससुर है, उनके कोरोना की चपेट में आ गए थे। उसके बाद इनकी पूरे फैमिली जो परिवार है चपेट में, उनके पति जो मुखिया थे, 1 माह पूर्व उनकी मौत हो गई। उसकी मौत की सहम नहीं कर थे और बराबर उसके बाद डिप्रेशन में आ रही थी और इसके बाद उसने यह कदम उठाई। मतलब कहीं ना कहीं कि जो महिला पुलिसकर्मी ने जो आत्महत्या की है वो डिप्रेशन के शिकार के बाद ही आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि महिला जो पुलिसकर्मी है, जिन्होंने समस्तीपुर में महिला पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण उनके पति की पिछले दिनों मौत हो गई थी। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या महिला पुलिसकर्मी जो थी, जो बीएमपी में तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण की जो मार इनके परिवार पर दोहरी मार पड़ी है, उसको झेल नहीं पाई? तो बिल्कुल सुनील से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो आपको बता दूं कि दलसिंहसराय थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां कोरोना संक्रमण के कारण महिला जो है उन्होंने पहले अपने पति को खो दिया और उनके परिवार में पीड़ित जो उनके ससुर है वो भी कोरोना संक्रमित हुए और इससे परेशान होकर के वो अब इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाई और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है और ऐसे में जांच का विषय है कि क्या कुछ होता है और उसके बाद जो भी मामला हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हमारे संपादक ने कहा है, संवाददाता ने हमारे कहा है कि कुछ दिन पहले ही उनके पति की मौत हो गई थी कोरोना संक्रमण के बाद और अब उस पीड़ा को वो झेल नहीं पाई और डिप्रेशन में शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि ये तस्वीरें देखिए, ये वही पुलिसकर्मी है जिनके बारे में आप देख रहे हैं कि दरअसल दलसिंहसराय थाना क्षेत्र की ये घटना थी, जहां पुलिसकर्मी जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है। समस्तीपुर में महिला पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल ये जो महिला है ये सहरसा जिले में बीएमपी में पोस्टिंग थी और पिछले 6 महीने पहले जो महिला जो है पिछले 6 महीने पहले इनके ससुराल में महिला रह रही थी और कुछ दिन पहले कोरोना से इनके पति की मौत हो गई थी और उसके कारण ये परेशान थी और परेशानी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया और फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या की है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।